बहुत ज़्यादा है। आज बड़ी बड़ी कॉलेजेस की डिग्री लेने के लिए माँ बाप बहुत बड़ी फीस दे रहे हैं और उनको डिग्री नहीं मिल रही है बच्चों को। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज से निकल कर फिर भी हमारे देश में इतने बेरोजगार बच्चे क्यों? विद्यार्थी और अभिभावक व्यवसायीकरण के दौर में ग्राहक बन गया है। ग्राहक। प्रिंसिपल, एज ए टीचर आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, 4 को ढूंढ रही हैं जहां पर असाइनमेंट करके दिया जा रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ये मोनू के मम्मी पापा की स्थिति है। आइए मिलते हैं श्रीमती बिंदु शर्मा जी से, जो शिक्षा, साहित्य और समाज के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत रूप से रखती है। श्रीमती बिंदु शर्मा जी सूरत के प्रेम भारती विद्यालय की 2003 से प्रिंसिपल हैं और 98 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। नमस्कार सभी को, जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं बिंदु शर्मा जी। तो बिंदु दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो में। स्वागत है, नमस्कार। तो बिंदु दी, आप 98 से टीचिंग उसमें है लाइन में और 2003 से आप एज ए प्रिंसिपल जी एक स्कूल में काम कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी दोनों की शिक्षा पद्धति को बहुत नज़दीक से, बहुत आराम से देखा है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो निजीकरण हुआ शिक्षा का जी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी रश्मि जी, चूंकि हम 1980 में खुद स्कूल में पढ़ते थे और आज पिछले 30 वर्षों से मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ और एक स्कूल का संचालन कर रही हूँ, तो शिक्षा के निजीकरण की जो प्रोसेस या प्रक्रिया हुई उसके बहुत ही करीब से साक्षी रही हूँ और इसी क्षेत्र में कार्य करना रहा, तो इसी पर चिंतन और विचार बनता है। बिल्कुल। तो निजीकरण की जो प्रक्रिया रही वो 1980 के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में निजीकरण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से हुई है रश्मि जी। ओके। और उसके पीछे का अगर कोई कारण हम समझें तो लगातार हमारी जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसमें तेज रफ्तार से बढ़ती हुई आबादी, ये निजीकरण का मूलभूत कारण रही है। इसको चलाने और संभालने के लिए दोनों क्षेत्रों को, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, किसी भी प्रकार की कोई भी संस्थान हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी सरकारें हो, उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। और ऐसी स्थिति में निजीकरण जो है वो सरकारों और राष्ट्र के जो चलाने वाले जो संगठन है उनके लिए निजीकरण उनके भार को कम करने का कार्य करता है। लेकिन निजीकरण के अपने दोनों पहलू रहे हैं, सकारात्मक पहलू भी रहे हैं और नकारात्मक पहलू भी रहे हैं। पहले के समय में गांवों में, शहरों में, कस्बों में, हर जगह पर शिक्षा के लिए या तो सरकारी संस्थान हुआ करते थे, सार्वजनिक संस्थान हुआ करते थे। दो ही तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, सरकारी और सार्वजनिक। इस तरह से जो व्यावसायिक संगठन है वो इसमें अपना आर्थिक योगदान दिया करते थे और इसके संचालन और सुचारू संगठन को बनाए रखने के लिए और इसके कार्यान्वयन के लिए अधिकतर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अनुभवी लोग होते थे या वो साहित्यिक से जुड़े हुए लोग होते हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लोग इनके अंदर कार्य करते थे। और इसीलिए वह कार्य बहुत ही सुचारू तरीके से, ऐसे जो सार्वजनिक संगठन है वो शिक्षा का कार्य बड़े सुचारू तरीके से कर लेते थे। जी। अब जो है, अब 21वीं सदी के आते आते अब ये चीजें बहुत तरीके में बदली हैं। उसका कारण है कि जहाँ पर लाभ की संभावनाएं होती हैं, तो लाभ की संभावनाएं जहाँ होती हैं वहाँ व्यवसायीकरण की वृत्ति आती ही है। और जब क्षेत्र इतना बड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आबादी हमारी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती हुई आबादी, तो उस आबादी में बच्चों की संख्या भी कम नहीं रही और बहुत सारे स्कूलों की, बहुत सारी शिक्षा संस्थानों की, बहुत सारे कॉलेजों की भिन्न भिन्न प्रकार से जो ज़रूरतें पैदा हुई और उन ज़रूरतों के कारण फिर लोगों ने, व्यवसाय समूहों ने और इसमें इस क्षेत्र में पदार्पण किया और निजीकरण का यह दौर शुरू हुआ, जो नए तरीके से हुआ कि भाई जो पहले आर्थिक मदद किया करते थे सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानों को, वही व्यावसायिक संगठन और व्यावसायिक समूह आगे चल करके खुद अपने निजी शिक्षा संस्थानों को बनाने लगे और उनको चलाने लगे। तो इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि शिक्षा पद्धति में
स्पर्धात्मक माहौल पैदा हुआ कि सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार से जब शिक्षाएं मिल रही हैं तो स्पर्धात्मक माहौल पैदा हो गया कि कौन बेहतर प्रदत्त करता है, समाज को कौन बेहतर प्रदान करता है, कहाँ से बेहतर सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। तो एक सकारात्मक पहलू ये है। और कुछ अगर हम ये कहें कि नकारात्मक, तो वह भी है कि अब बालक, विद्यार्थी और अभिभावक ये जो है ये व्यवसायीकरण के दौर में ग्राहक बन गया है। ग्राहक बन गया। ओके। मेजर डिफरेंस क्या आया पढ़ाई कराने के तरीके में, टीचर्स में, करिकुलम में? इसमें मेजर डिफरेंस क्या आया? देखिए, आप और हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, वो भी दौर था और एक ये भी दौर है। इसमें सबसे बड़ा अंतर तो ये आया है कि शिक्षक के हाथ का डंडा चला गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब दंड नहीं है शिक्षक के हाथ में, तो दंड के बिना तो हम सिर पे हेलमेट भी नहीं पहनते। हाँ। 500-1000 रुपए का दंड लगेगा, इस डर से तो वयस्क व्यक्ति सर पे हेलमेट पहनते। बिल्कुल ठीक। तो फिर बालक को भी किसी दंड का भय हो तब वह अपना पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से करेगा, ऐसा मोटे तौर पर लोगों का मानना रहा है। और कहीं हद तक ये चीजें हैं कि भय बिन प्रीत न होई गोपाला। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात। तो जैसे ये तो आपने टीचर्स के बारे में बताया कि ये डिफरेंस आया, बच्चों में क्या डिफरेंस आया? बच्चों के सामने क्या स्थिति है? बच्चों के लिए तो केवल शिक्षा के निजीकरण से ही नहीं, और भी बहुत कुछ परिवर्तन आया है। आज के समय में बच्चों को फोकस करने के लिए बहुत अधिक उन्हें प्रयत्न करने पड़ते हैं। उनके लिए बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हैं। हमारे लिए इतने डिस्ट्रक्शंस नहीं थे। हम स्कूल से आते थे, हमारे पास कुछ ही एक्टिविटी थी कि या तो हम बाहर खेल लेंगे या घर में कुछ खेल खेलेंगे या समय व्यतीत करेंगे। हमारे पास ये नहीं था। अब तो 24 घंटे के नेटवर्क, चैनल, मोबाइल, टेलीविज़न और मीडिया, और ये सब कुछ बच्चों के फिंगर टिप्स पे उपलब्ध होना, और उसके बाद बच्चों को अपने करियर के बारे में सोचना है। और इन सब ये इतने सारे अट्रैक्शंस, लोभ, लालच और जो उनको मिल रही हैं, उसमें से बाहर निकल के उन्हें पढ़ाई करनी है। तो ये समय आजकल के बच्चों के लिए जो है ये बहुत बड़ी परीक्षा का समय है। आज की युवा जनरेशन के लिए भी ये बहुत बड़ी तपस्या का विषय है। जी ओके, बिल्कुल राइट है। तो ठीक है, हमने जैसे बात की शिक्षकों की, हमने बात की विद्यार्थियों की, और अब मैं आती हूँ पेरेंट्स पे, क्योंकि तीसरा पार्ट पेरेंट्स है। जी। तो पेरेंट्स की क्या स्थिति है आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए? और आपने क्योंकि पहले भी पेरेंट्स को देखा और आप आज भी देख रहे हैं, इनमें क्या आपको समझ आ रहा है? जो पेरेंट्स की बात की जाए तो रश्मि जी ऐसा कहना चाहूँगी कि निजीकरण तो हुआ ही है शिक्षा का, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं जो स्कूल चलाती हूँ वो एक लो बजट स्कूल है, और हमारे ही शहर में एयर कंडीशन बस और एयर कंडीशन स्कूल भी कक्षाओं वाले स्कूल भी हैं। तो समाज में जब मैं एक चिंतक, विचारक, लेखक और शिक्षाविद के रूप में जब मैं लोगों पर नजर डालती हूँ तो दो ही प्रकार के पेरेंट्स मुझे नजर आते हैं। अच्छा, ओके। एक तो है सोनू का पापा जो हमारे स्कूल में आता है। अच्छा। और वो ये कहता है कि सोनू को छुट्टी दिलानी है क्योंकि हमारी माताजी बीमार है, हम जा रहे हैं गाँव, तो अभी छुट्टी दिलाने आया हूँ। तो जब मैं पूछती हूँ कि अच्छा सोनू कौन सी कक्षा में है, चौथी का तो 5वीं में है। अच्छा। तो जी, क्योंकि वो कामकाजी माता पिता हैं, चौथी का तो 5वीं में है, तो हम किसी को भेजते हैं कि भाई चौथी कक्षा में पूछिए सोनू है क्या। तब वो चौथी कक्षा के क्लास टीचर आकर कहते हैं सोनू नहीं, सोनू तो नहीं है। तब तक टीचर आकर कहते हैं अरे ये तो सुनील के पापा हैं। तो वहाँ ये होता है कि वो सोनू घर पर कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मेरे बच्चे का उसके जन्म प्रमाण पत्र में नाम सुनील है और विद्यालय में उसका नाम सुनील चल रहा है। तो ये तो है सोनू के पापा, जिनको कक्षा का पता नहीं है, स्कूल में चलने वाले नाम का पता नहीं है। और एक है मोनू के पापा। अच्छा जी। मोनू के पापा की ये स्थिति है कि मोनू के पापा एक लंबी चौड़ी फीस भर रहे हैं और उस फीस को कमा कर लाने के लिए वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और उस एयर कंडीशन स्कूल की फीस के साथ साथ उस बड़े माहौल में जो बड़े सारे असाइनमेंट मिल रहे हैं, तो मोनू की मम्मी है जो उस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो वो उस असाइनमेंट के लिए
किसी मॉल के किसी शॉप नंबर G23 या 24 को ढूंढ रही हैं जहां पर असाइनमेंट करके दिया जा रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ये मोनू के मम्मी पापा की स्थिति है कि एक फीस के लिए दौड़ रहा है और एक असाइनमेंट के लिए दौड़ रहा है, और मोनू जो है तकिए पे सिर लगाया आराम से बैठा है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बिंदु दी, आपने जो सीन दिखाया है वाकई में आज समाज का बिल्कुल वही है, और बहुत ही मतलब अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देख करके, लेकिन जो है सो है। बिल्कुल राइट बात है ये, और बहुत ही अच्छा लगा आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगता है शायद सबको समझ भी आ रहा होगा कि कौन सोनू का पापा है और कौन मोनू का पापा है। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं। आज कॉलेजेस की, स्कूल्स की, जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आज बड़ी बड़ी कॉलेजेस की डिग्री लेने के लिए माँ बाप बहुत बड़ी फ़ीस दे रहे हैं जी। और उनको डिग्री भी मिल रही है बच्चों को। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज से निकल कर फिर भी हमारे देश में इतने बेरोजगार बच्चे क्यों? आज निजीकरण के दौर में इतने सारे शिक्षा संस्थान, केवल स्कूल ही नहीं, कॉलेज, हायर एजुकेशन, इन सब में भी इतने निजी शिक्षा संस्थान खुल गए हैं, और उनमें इतनी ऊंची फीस जो आप कह रहे हैं, उस तरह से बहुत भारी फीस का भुगतान करना पड़ता है लोगों को, और इसके लिए अक्सर बैंकें एजुकेशन लोन भी देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या है कि बहुत से शिक्षा संस्थानों में निजीकरण का ये एक नकारात्मक पहलू है कि बड़ी फीस देने के बावजूद भी वहाँ पर विद्यार्थी को देने के लिए जो एक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, जो वहाँ पर एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पर जैसा पहले था वैसा मौजूद नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि सबको कला और विज्ञान और गणित, ये दो विषयों में भारी संभावनाएं नजर आती हैं। तो आज का युवा और उनके अभिभावक इसी क्षेत्र की तरफ दौड़े चले जाते हैं। तो कला और संस्कृति से जुड़े हुए जो विषय हुआ करते थे, उन विषयों की तरफ जो रुझान है वो भी लोगों का कम हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि भारी फीस देने के बावजूद भी वहाँ से केवल डिग्री लेकर के विद्यार्थी चाहता है कि डिग्री मिल जाए। अभिभावक जो हैं वो चाहते हैं कि हम पैसा भर रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये साल ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा, इसके बाद ये डिग्री मिलेगी, ये डिग्री मिलेगी। आज आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में तो डिग्री का महत्व रह गया है, लेकिन निजी नौकरियों में डिग्री के बजाय आपके ज्ञान को, हुनर को बिल्कुल पहले देखा जा रहा है, नापा जा रहा है। और इसीलिए आपके पास डिग्री होने के बावजूद भी कई स्तर में आपके इंटरव्यू और आपके कॉल होते हैं, और आपको बहुत सारे असाइनमेंट और एग्जाम्स देने पड़ते हैं, बहुत सारे चेक्स से आपको निकलना पड़ता है। उसके बाद आप कोई जगह, कोई स्थान पाते हैं। तो ये इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में बच्चे जो हैं वो केवल समय व्यतीत कर रहे हैं डिग्री के लिए और उनके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज नहीं है, और इसीलिए बेरोजगारी भी ज़्यादा है। और यही इसीलिए मतलब है ना, अभी वापस एक नया ट्रेंड भी चला है कि अब है ना डिग्री नहीं, अब स्किल काम की आएगी, अब हुनर काम आने वाला है, अब डिग्री काम नहीं आने वाली है। ओके, तो उसका सबसे बेसिक रीजंस ये है जो पीछे जो चल रहा है। तो मुझे एक चीज़ और बताइए कि हम कहते हैं कि बाहर, जैसे आज वर्ल्ड में कहा जाता है कि अमेरिकी शिक्षा पद्धति भारत से अच्छी है ना? तो क्या आपको भी ऐसा लगता है और आप ऐसा मानते, क्या बोलोगे आप इस चीज़ के ऊपर? जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बोलने के लिए मेरा अनुभव कम है, लेकिन फिर भी हाँ, हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी शिक्षा पद्धति को भारतीय शिक्षा पद्धति से कुछ एक कदम आगे माना गया है। हम यूरोपीय शिक्षा पद्धति और हमारी शिक्षा पद्धति फिलहाल कुछ एक है। वर्षांतरों पहले हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षा पद्धति बहुत ही योग्य मानी जाती थी, और गुरुकुल वाले समय की, और वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसका महत्व था। बिल्कुल हमारे यहाँ पे तो हमने भी वो सब तो हमने भी देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। लेकिन जब घूम फिर के बात आती है तो हम ये कहते हैं कि हमारे देश पर हुए आक्रमणों ने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। मैकोले की शिक्षा पद्धति को हम कोसने लगते हैं
हैं तो मैकॉले आया कितने साल पहले और चला गया कितने साल पहले। तो जब 75 साल में आज़ादी के बाद हम दुनिया उथल पुथल कर सकते हैं, मंगल पर जा सकते हैं, तो हम हमारी शिक्षा पद्धति में जो मैकॉले करके गया था नुकसान, उस नुकसान की भरपाई हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरफ हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम कहें कि अमेरिका की शिक्षा पद्धति आगे, तो हाँ है, हकीकत का स्वीकार तो करना पड़ेगा। किस चीज में आगे, लेकिन हर चीज में हर व्यक्ति तो आगे नहीं है, हर देश तो आगे नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ रट्टा पट्टी को ज्यादा जोर दिया जाता है, ऐसा कहना है सभी का कि रटने को महत्व ज्यादा है हमारे देश में। और यूएस में, अमेरिका में जो इन लोगों की जो शिक्षा पद्धति है, इसमें स्किल बेस या इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को महत्व दिया जाता है, ऐसा हमने सुना है। मैं अमेरिका अभी तक कभी गई नहीं हूँ, जाऊंगी तो मैं इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दूंगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अमेरिका में या सिलिकॉन वैली में देख लो या कहीं भी देख लो, आप इंग्लैंड में देख लो और देशों में भी देख लो, बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थानों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो भी विद्यार्थी हैं, बिल्कुल सही, भारतीय हैं और वो भारतीय हैं। और जब उनकी एप्लीकेशन की बात आती है ना, उनकी शिक्षा पद्धति में जो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जब उनकी शिक्षा पद्धति के उस एप्लीकेशन की बात आती है तो हमारे रट्टे वाले विद्यार्थी ही उसे सही तरह से लागू कर पाते हैं और उसको सफल बनाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि भारतीय शिक्षा पद्धति को कहीं भी किसी उसमें कम आंकने की भी जरूरत नहीं है। और हमारे भारतीय विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी कहीं कम आंकने की जरूरत नहीं है। जी दी, जैसा आपने अभी बताया कि स्किल का टाइम आ गया है, हुनर का टाइम है और स्किल का ही बोलबाला है अभी चारों तरफ। तो मैं अब ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज ए शिक्षक आपने, और एज ए राइटर भी, क्योंकि आप राइटर भी हैं, आप शिक्षक भी हैं और आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी भी है, सब चीज़ें देखी भी है आपने, तो आपको क्या लगता है कि किसी भी बच्चे के फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ रोल प्ले करती है? देखिए, बच्चे के आसपास का माहौल और बच्चे के अपनी जो चेष्टाएं हैं वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जैसे कि बालक किस तरह के माहौल में उसका जन्म हुआ है, वो पल बढ़ रहा है, जहाँ पर वो रह रहा है, उसके परिवार का, घर का, आसपास का माहौल, और उसका विद्यालय और उसके साथ में उसके आसपास का माहौल, किन लोगों के साथ में उसका जो बचपन है वो ग्रो कर रहा है। तो उन लोगों के साथ और वो संगत, उसके कारण उसके जीवन का जो विशेष व्यक्तित्व निखर के आता है, उस पर उन सभी का योगदान होता है। माता पिता, शिक्षक, अभिभावक, भाई बहन, इन सभी का योगदान रहता है कि वो बालक किस तरह के चरित्र निर्माण उसका होता है और किस तरह का व्यक्तित्व निर्माण उसका होता है। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आप एक हाई फाई, एक बहुत लग्जरी स्कूल में अपने बच्चे को डालो तब ही वो वहां से कुछ बन के निकलेगा। जैसे आज एक होड़ लगी हुई है इस चीज की कि आज मतलब एक आम आदमी भी सोचने लग गया कि भाई मेरा बच्चा भी ना उसमें पढ़े जहां मेरे ऑनर का बच्चा पढ़ रहा है। तो ये जो एक रेस आई है, इसको आप कैसे देखते हैं आप? जी, ये ऐसा है कि जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है तो बेहतर सुविधाएं निजी विद्यालयों में अधिक मिलती हैं। तो सरकारी स्कूलों में कहीं कहीं अभाव है सुविधाओं का, क्योंकि कहीं शिक्षकों की कमी है या कहीं किसी चीज़ और चीज़ों की कमी है। तो वो उसके मुकाबले निजी जो शिक्षा संस्थान है उसमें किसी प्रकार के साधनों की कमी नहीं है या शिक्षकों की कमी नहीं है। तो वो दिखाई देती है अभिभावक को और वो सोचता है कि मेरा बालक जो है वो मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के पीछे ही सब कुछ कर दूं जिससे उसका भविष्य सुरक्षित और अच्छा हो जाएगा। वो इस उम्मीद के साथ, वो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है और बहुत साल, केजी नर्सरी में जब बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अभिभावक निकलते हैं तब से उसका पहला स्टेप शुरू होता है। तब से उसके जो नेत्र है वो ख्वाब क्या देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के एक सक्सेसफुल व्यक्ति या सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कुछ है प्रोफेशनल बनेगा। तो वो उसके बीच का समय जो है वो 15-17 साल का है। तो 15 या 17 साल के पहले की बात की गारंटी तो कोई अभी नहीं है, लेकिन वो उस स्वप्न के साथ वो पहला ही कदम ऐसा रखता है कि भाई मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। और इस होड़ में समाज में छोटे से छोटा व्यक्ति
आर्थिक दबाव में भी आकर के इस कार्य को करता है। और इसकी एक असर और समाज पर देखा गया है रश्मि, कि ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार वो ये करते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों में ये सोच आती है कि हमारे पास कोई बाप दादा की बहुत बड़ी मिल्कियत नहीं है, तो हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो हम बच्चों को केवल एक एजुकेशन के जरिए हम उनको ऊंचाई पर पहुंचा दें। तो वो उनके दिमाग में यही आता है कि एजुकेशन दें। और शिक्षा के निजीकरण के बाद शिक्षा संस्थान जो हैं, निजी शिक्षा संस्थान, उनका सबसे बड़ा ग्राहक वर्ग ये मध्यम वर्ग है, क्योंकि ये सपने संजोता है और ये सपने देखता है अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, और वो सपने देख करके वो कदम बढ़ाता है। और वो कहाँ कितने किसके सक्सेस होते हैं वो तो आप और हम भी नहीं बता पाते हैं। जिसमें बालक में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी तो वो कहीं से भी करेगा। हम एक शिक्षाविद होने के नाते आज अगर हम समाज में कोई ऐसी बात कहेंगे कि लैंप में पढ़ के लाल बहादुर शास्त्री या एपीजे अब्दुल कलाम आगे बढ़े, तो लोग हम पर हंसेंगे कि अब वो जमाना नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम सरकारी स्कूल से पढ़ के निकल गए। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के अच्छे पदों पर पहुंचे और आज भी पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे तो IAS IPS बनने वाले ज्यादातर लोग बहुत ही ग्राम्य परिवेश से आते हैं। और हम देखते हैं कि अच्छे घरों के अच्छे पढ़े लिखे माता पिता के बालक जो बड़ी प्राइवेट स्कूलों में या शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बनकर उभरते हैं। तो बात ये नहीं है, तब भी जिसे बनना था वो कुछ बना, और आज भी जिसे बनना है वो कुछ बनेगा। वाह, क्या बात बोली। तो पोटेंशियल विद्यार्थी का है, माता पिता के प्रयास अपनी जगह है। जिसके पास जो है वो माता पिता अपने बालक के लिए वो बेस्ट देने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इसे हम अंतिम मोड़ पर लेकर जाते हैं, और एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए तो मेरे पास एक ही एडवाइस है। एक ही बात मैं हर रोज अपनी कक्षाओं में बच्चों को कहती हूँ कि कठिन परिश्रम का और कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। आप अपने आप को कसिए और कठिन परिश्रम करिए। कठिन परिश्रम से ही आप में योग्यता डेवलप होगी, बनेगी। और आप योग्य बनेंगे तो आपके पास सफलता चल कर आएगी। वाह, क्या बात है। योग्यता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अयोग्य सफल नहीं होता और योग्य कभी निष्फल नहीं होता। तो योग्यता हासिल करने का सबसे पहला हथियार है कठिन परिश्रम। बिल्कुल बिल्कुल। आप विद्यार्थी जीवन में अपने आप को कसिए और कठिन परिश्रम करिए। अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, फोकस रखिए। आपका जो फोकस है वो आपके शिक्षा के और आपके प्रशिक्षण के प्रति, आपके करियर के प्रति, आपकी पढ़ाई के प्रति आप जितना फोकस रहकर चलेंगे, सफलता आपको उतनी ही मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी इसी बात पर कि सृष्टि में आए हो तो क्या, बस धूल का हिस्सा बने, गुमनाम गलियों में दफन एक भीड़ का किस्सा बने, व्यर्थ में जो अर्थ भर दे तुम वही सहकार हो, व्यर्थ में जो अर्थ भर दे तुम वही सहकार हो, जम के रख अपने कदम नव चेतना संचार हो, चाहे पथ अंगार हो, चाहे पथ अंगार हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दी, इतनी अच्छी एजुकेशन के बारे में आपको इतना अच्छा जो आपने हमें नॉलेज दिया उसके लिए। और मुझे लगता है कि शायद घर में बैठी हर स्त्री को, हर माँ को एक्चुअल में ये पता होना ही चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे हम अपने बच्चे को ग्रो कर सकते हैं और उसके लिए हमारे प्रयास किस तरीके से जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और क्योंकि इतना अच्छा नॉलेज है तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दी मेरे शो में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। शिक्षा का विषय बहुत ही बृहद है, तो छोटे से समय में और एक आध एपिसोड में हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन जितनी चर्चाएं आज हमने की वो बहुत महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद रश्मि जी। जी जी, थैंक यू सो मच बिंदु दी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।